आज हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे और बायोलॉजी में जो चैप्टर आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसी के हम लोग पार्ट नंबर 6 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियस। पार्ट 6 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसा उसका बनावट है, उसका क्या फंक्शन है वो जानेंगे। ठीक है, और उसका डायग्राम भी जानेंगे। जितना ज्यादा इसका नोट्स जरूरी है उतना ही ज्यादा इसका डायग्राम भी जरूरी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, उसको भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप न्यूक्लियस का क्या कीजिए, डायग्राम बनाकर दिखाइए। इसका डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। इसका डायग्राम जो है बहुत ही ईजी, आप आसानी से इसको क्या करोगे, फिगर इसका बना सकते हो। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लोगे। तो सबसे पहले आपको करना है, जैसे कि मेरा हर एक वीडियो में होता है कि बहुत सारा नोट्स लिखा होता है बोर्ड पे, होता है ना। मेरा हर एक वीडियो में बहुत सारा बोर्ड पे नोट्स लिख लिया जाता है। इसका भी नोट्स लिखा हुआ है। आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना, ये जब वीडियो देख लोगे ना उसके बाद आप इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको कॉपी में आप लिख लेना। इससे आपको नोट्स बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप क्या करोगे, बना लोगे। बहुत ही जरूरी डायग्राम है, इसको आप बना लोगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है बहुत ज्यादा किया गया, कुछ नहीं किया गया। आप ध्यान से देखो, बहुत ईजी नजर आएगा। तो आप उम्मीद है कि आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता क्या है? तो आपको पहले हम बताया जब पिछले वीडियो में कि इसमें मान लीजिए जब सेल है तो सेल के जो बीच में ये होता है, इसी को लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। पता है ना, जो बाहर का ये लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। पढ़े नहीं पढ़े पिछले वीडियो में? पढ़े ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बीच में जो ये लिपिड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके साइटोप्लाज्म के जो अंदर होता है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस को क्या करना है, पढ़ाई करना है आज। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है पहला, इसको लेकर पॉइंट बाय पॉइंट हम सजाएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट सजाने का कारण क्या है ना, कि ऐसा आप जल्दी समझोगे और आपको एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। अगर आप एग्जाम में भी ऐसी पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो ना तो आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नंबर लेने का ट्रिक है। अगर आप एग्जाम में नंबर उठाना चाहते हो अच्छा खासा, आप कोई भी आंसर जो लिखो उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पॉइंट पर ही मार्किंग होता है। आपको पता होगा कि हर एक पॉइंट पे उसमें मार्किंग होता है, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब ये जो सेल है, सेल के बीच में ना, सेंट्रल में ना न्यूक्लियस है, सेल के सेंट्रल में है कि नहीं है, और स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल मतलब गोल है ना, नहीं है गोल। तो न्यूक्लियस क्या है, तो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट है। याद हुआ, न्यूक्लियस इज ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट। क्लियर है, न्यूक्लियस क्या है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट है, मतलब बीच में स्फेरिकल शेप का एक कंपोनेंट है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस। चलिए आगे। अब ये न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या घिरा हुआ है, बाउंडेड मतलब होता है घिरा होना, बाउंडेड मतलब घिरा होना। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये देखिए तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ना। इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है। देखिए दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बाउंडेड मतलब घिरा होना, तो क्या बोलेंगे, इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है। क्लियर है ना, समझ में आया? इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से। Nuclear membrane is, so nuclear envelope is, and nuclear membrane is connected to a system of membrane called endoplasmic reticulum or ER। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो किससे कनेक्ट होता है, एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेन का, उससे कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ER। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझाया? अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ये भी हमको पढ़ना है। इसका ये भी बहुत खास टॉपिक है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ऐसा चिकना। ऐसा नहीं, चिकना है कि नहीं चिकना है ना, तो ये स्मूथ हो गया, ये रफ हो गया। ऐसा ना, तो दोनों पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बस आज जानेंगे क्या कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है कनेक्टेड टू ER। किससे कनेक्टेड होता है, ER से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप जो है सेपरेट करता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर एनवेलप जो है सेपरेट करता है न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से। किससे, साइटोप्लाज्म से। देखिए यहाँ पर जैसे आपका है क्या, सेल मान लीजिए सेल ऐसा, ये न्यूक्लियस है, ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो घिरा हुआ है ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कौन करता है? ये ना, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है कि नहीं करता? अगर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो दोनों तो मिक्स हो जाएगा जी, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने वाला कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? वही लिखा है कि न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है न्यूक्लियर एनवेलप। आगे क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारा पोर्स होता है। पोर्स में छिद्र, पोर्स में क्या होता है? छिद्र। न्यूक्लियर एनवेलप का ध्यान से देखो तो बहुत सारा पोर्स नजर आएगा, छिद्र नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हट गया नहीं हट गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये छेद हो गया, इधर नजर है छेद। फिर यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप है, फिर यहाँ पर छेद है ना, यहाँ भी न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ पर छेद है। तो इसी न्यूक्लियर पोर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इजी नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या करा कि न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोजेस लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या क्या इनक्लोज किया हुआ है कि क्या हुआ? घेरे हुए ना इस लिक्विड सब्सटेंस को, इस ये लिक्विड सब्सटेंस को घेरे हुए कि घेरे हुए? इस लिक्विड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोज या इनक्लोजेस, न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोजेस अ लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बच्चा भी समझ सकता है, बस ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोजेस अ लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या करता है? लिक्विड सब्सटेंस को इनक्लोजेस करता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? अब अगला, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंदर वाला लिक्विड हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ ना, ये बाहर का लिक्विड क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये पता क्या होता है? बाहर का लिक्विड साइटोप्लाज्म, बाहर ये रहा लिक्विड बाहर होगा ना, ये साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसफर होगा किसके द्वारा होगा? इसी छिद्र के द्वारा ना। इस छिद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। आया समझ ना? तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? न्यूक्लियर पोर जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है? मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर अलाउज या परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच ये क्या करता है? मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है। आगे क्या करता है? बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ ना, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह की चीज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? एक ये धागा जैसा दिख रहा है रचना, नहीं दिख रहा? धागा 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 दिख रहा है? अरे ये गाढ़ा कलर का दिख रहा है रचना, दिख रहा है यहाँ पर? डार्क मटेरियल नहीं दिख रहा? तो वही बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर फाउंड। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको दो टाइप्स पाया जाता है। ठीक है, दो चीज पाया जाता है, दो स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर बोलते हैं न्यूक्लियोलस, देखिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है न्यूक्लियोलस, और दूसरे को बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। देखिए इस धागा वाला जो रचना है, इस धागा वाला रचना को क्या बोला गया है? क्रोमेटिन मटेरियल। लिखा नहीं है? लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल, लिखा हुआ है ना? आ रहा है समझ में? ये धागा वाला जो रचना है ना, ये धागा जैसा रचना, ठीक है ना, फ्लेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है? मतलब क्या? मतलब ये कि बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, है ना, देयर आर फाउंड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं न्यूक्लियोलस और दूसरे बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, एक बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दूसरे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर हुआ? अब आगे अब समझिए कुछ न्यूक्लियोलस के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी होता क्या है कि न्यूक्लियस में कुछ आपको पूछेगा क्या कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस, व्हाट इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस वाले पूछा कि ये और ये पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ये भी न्यूक्लियोलस का एक पॉइंट है, नहीं लिख सकते हैं। देखिए न्यूक्लियोलस होता क्या है? तो न्यूक्लियोलस क्या होता है ना, किसी भी न्यूक्लियस में कभी कभी एक भी न्यूक्लियोलस हो सकता है, कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकता है। आया समझना? सुना है? ये जो न्यूक्लियोलस है ना, कभी कभी न्यूक्लियस में आपको एक दिखेगा, कभी कभी एक से अधिक भी दिखेगा। ठीक है, और ये नॉट बॉन्डेड, घिरा हुआ नहीं होता है बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ये इसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं घिरा, तो
इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन दिख रहा है, जैसे इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन दिख रहा है इसके बाहर मेम्ब्रेन दिखा ना, लेकिन इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन दिख रहा है नहीं ना। तो इसमें आपको क्या बोलना है कि न्यूक्लियोलस इज नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। आगे समझ में, न्यूक्लियोलस इज नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। आगे न्यूक्लियोलस जीके यहाँ पर मिल रहा है क्या, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, इसको किस क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स बनता है, फैक्ट्री का मतलब तो यही होता है ना। ये बिस्किट का फैक्ट्री है तो वहां पर बिस्किट बनता होगा ना जी, तो वही बात है। ये इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, किसको, न्यूक्लियोलस को। जानो क्या, न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट, इट इज रिच, इट इज क्या, न्यूक्लियोलस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। इसे प्रोटीन और आरएनए दोनों बहुत ज्यादा पाया जाता है, किसमें, न्यूक्लियोलस में, प्रोटीन और आरएनए। अब आपको मन में सवाल आ रहा है, प्रोटीन तो सुने हैं ना, प्रोटीन सुना है, लेकिन आरएनए का नाम नहीं सुने। आरएनए का मतलब क्या होता है, तो आरएनए का एक फुल नेम हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आरएनए का फुल नेम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आरएनए, आपको बोलना होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल नेम। ये भी आपको बार बार मिलेगा, अभी तो शुरू हुआ है, अब आगे बहुत बार मिलेगा, आरएनए और डीएनए भी मिलेगा, ठीक है। देखिए डीएनए यहाँ भी, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है ना, वो कैसा होता है, थीन होता है। थीन माने पतला, पतला है कि नहीं पतला, पतला है ना। थ्रेड लाइक मटेरियल, थ्रेड माने धागा की तरह, धागा की तरह नहीं दिख रहा आपको, धागा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं। तो क्या आप सीखे, हम यही सीखे कि क्रोमेटिन मटेरियल इज थीन थ्रेड लाइक मटेरियल, ये सीखे जी। क्या सीखे, क्रोमेटिन मटेरियल इज थीन, क्रोमेटिन मटेरियल इज थीन थ्रेड लाइक मटेरियल। थ्रेड लाइक मटेरियल धागा जैसी रचना है, और किससे बना हुआ है, तो कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। आ गया समझ में। तो क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज का बना होता है, डीएनए का है क्या, तो थीन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है जी, बताए ना, कहां पर ही पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अगर पूछा भाई बताइए व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, तो आप क्या बोलोगे, क्रोमेटिन मटेरियल इज ए थीन थ्रेड लाइक मटेरियल, है ना, थीन थ्रेड लाइक मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। किसे पाया था, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कंपोज्ड ऑफ डीएनए। किसका बना था, डीएनए का, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल का भी अच्छा खासा डिफिनेशन बन गया, नहीं बन गया डिफिनेशन, अच्छा बहुत अच्छा डिफिनेशन बन गया, बहुत इजी। क्या बन गया, क्रोमेटिन मटेरियल इज थीन थ्रेड लाइक मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये जो न्यूक्लियस हम लोग पढ़े, न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, तो मेजर फंक्शन है टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो वर्किंग होता है, उसका कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का। आगे समझ, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग होता है, उसका बनावट किसका, उसका कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तब बोलेगा द मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स। क्लियर है, तो ये था आज का टॉपिक न्यूक्लियस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले ही बोले थे कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको लिख करके ये डायग्राम आपको बना लेना है, और जो हम बात बोले वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट आपको वहां बताया गया, वही बात यहाँ पर फिगर में भी लिखा गया। तो बहुत इजीली आप समझ लोगे, एक बार जब इसको अच्छा से लिख लोगे और लिख करके मेरा वीडियो कॉपी के सामने रख करके, कॉपी को सामने रख करके देखोगे, सुनोगे, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप एक बार में इसको समझ जाओगे, सब याद हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ना, बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला टॉपिक लेकर। आज के लिए